हाँ बेटा, पिछली क्लास में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू कर ली थी बेटा। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उस पे अपन ने राउल्ट्स लॉ में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे आज? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि जब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट जिसको डेफिनेशन पता है वही बच्चा उसका एलिवेशन भी समझ सकता है। तो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है बच्चों, तब ही वो बॉइल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आएगी तब आगे की पढ़ाई समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अपन को लिखना है it is a temperature at which vapor pressure of any liquid is equal to atmospheric pressure equals to atmospheric pressure, then it is called boiling point. तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर? एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है ना, उस पर इक्विलिब्रियम आ जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अपन बताते हैं आपको कि इसको रिलेटेड करते हैं अपन वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? एटमॉस्फेयर के बराबर। अब आप यूं करो बेटा, ये एक कंटेनर में अपन क्या लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट पानी ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दो? नमक डाल दो, ठीक है ना। तो होगा क्या? सॉल्यूशन बनेगा। तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी। वेपर प्रेशर में क्या होगी? लोअरिंग। वेपर प्रेशर पढ़ा अपन ने। उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा हीट को ही कहते हैं एलिवेशन। सपोज ध्यान दीजिए आप कि आपका जो है नॉर्मल बॉइलिंग जो है, सपोज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉइल होता है। इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया है, ठीक है ना। वाटर ऐसे लेके लाइन लिख देनी चाहिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स its वेपर प्रेशर जो इसकी पानी की जो वेपर बनी है उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। तो प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है, इसलिए पानी बॉईल हो रहा है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री का मतलब ही है। ओके, तो बेटा अब क्या करते हैं कि पानी की 100 पे बॉईल होता है। आप क्या करो बच्चों, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। तो अपन ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं बेटा टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ले लेता हूं मैं आपके। कितना? प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर। वो कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके बच्चों, हाँ। अब आप मैं क्या करूं, इसमें थोड़ा नमक डाल दो तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो अपन ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा रे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब वो एक्स्ट्रा आप नमक डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन अपन को क्या करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है, तो एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा हीट क्या हो गया? 100.51 मान लेते हैं। इसको अपन ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसमें दिखाएंगे TB से, और सॉल्यूशन को अपन दिखा देते हैं T1 से या T से। ओके बच्चों, तो एलिवेशन कितना हुआ? ये प्योर का हो गया, ये इसका हो गया। तो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन निकाल रहा है बच्चों? बहुत ही आसानी से एलिवेशन आ जाएगा। क्या करना है? ज्यादा में से कम घटा दो, यानी T माइनस TB, यानी 100
और इसको अपन डिनोट करेंगे डेल्टा टीवी से, डेल टीवी चेंज आ जाएगा 100.51 माइनस 100, तो ये जो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, ये तो एक्स्ट्रा हीटिंग हुई है, इसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा। इसीलिए ध्यान रखो बच्चों कि जब मम्मी दाल बनाती है तो उसमें थोड़ा नमक डाल देती है, तो नमक से क्या होता है, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और कोई चीज जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो अच्छी चीज पकेगी। इसलिए मम्मी की जो हाथ की बनाई हुई दाल अच्छी लगती, क्यों, क्योंकि वो अच्छे से पकी हुई है, बॉयल हो गई है, एक्स्ट्रा एलिवेट किया है टेम्परेचर को। लेकिन अपन यदि दाल बनाते हैं, अपन जल्दी में रहते हैं और उसमें नमक डालना भूल जाए तो दाल अच्छी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि अपन वो पकेगी नहीं, अपन बॉइलिंग पॉइंट तो है उसके आने से पहले तो नीचे उतार लेते हैं उसको। तो प्योर सॉल्वेंट में नमक डाल देने से वो अच्छी पकती है। क्यों, तो बहुत ही आसान है, ड्यू टू एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। पहाड़ों पे दाल अच्छी क्यों नहीं बनती, पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां दाल अच्छी नहीं बनती, क्योंकि वहां वेपर प्रेशर कम होता है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाएंगे अपन, तो वो ठीक है ना, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो 100 तक टेम्परेचर पहुंचता भी नहीं है। और कोई चीज खाना कब अच्छा पकता है, जब बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर जाए। तो बच्चों इसलिए ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां खाना जल्दी नहीं पकता है। प्रेशर कुकर की बात यहाँ नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको और अपन जो है लिख सकते हैं, ये आपकी 0 पॉइंट, इसको अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और इसमें आपको प्लॉट किस किस के बीच में खींचना है वो ध्यान देना। अब अपन देखते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उससे आराम से समझ में आएगा बेटा किस किस के बीच में। वी ड्रॉ ए प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट खींचते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो ये आ जाएंगे यहाँ, तो क्या ले लोगे, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, सब टेम्परेचर तो है। और ये क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर की बात कहता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर। तो ये ऊपर वाली जो लाइन खींची अपन ने, ये अपन ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये किसके लिए है, P नॉट की, किसकी बेटा, हाँ। अब उसमें डाल दो, पानी लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें डाल दिया नमक का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये ग्राफ नीचे वाली लाइन किसकी आएगी, ये किसकी आएगी बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब कोई टेंशन नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट का तो है, ऊपर वाली लाइन सॉल्वेंट के ऊपर ही होगी, क्योंकि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का। नीचे वाली लाइन सॉल्यूशन की लाइन है। अब अपन क्या करते हैं, कब होता है कोई भी चीज बॉयल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये 1 atm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर अपन एक ग्राफ खींचते हैं, और ये कहाँ मिलता है, देखो इसमें प्योर सॉल्वेंट यहाँ मिल रहा है और इसमें यहाँ पे मिल रहा है, इसको मिला दीजिए। तो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TB, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, T1। तो बताओ फिर ये क्या है, ये क्या है, अभी तो पढ़ा है, डेल TB है, ये डेल TB बराबर, ये बढ़ गया, देखो प्योर सॉल्वेंट कहता था और नमक डालने से इतना हो गया, तो ये हो गया T1 माइनस TB। इसी को क्या कहते हैं रे बच्चों, एलिवेशन का मतलब है एक्स्ट्रा बढ़ जाना। ये हो गया डेल TB, तो इट इज कॉल्ड एलिवेशन। और आप ये हो गया 1 एटमॉस्फेयर, ये मान लीजिए प्योर कंपोनेंट के लिए वेपर प्रेशर है, और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल नाम दे दो बोलिए आप ABC, इसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ P1 भी निकाल सकते हैं। तो ये P नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको भी अपन डेल P कह सकते हैं। तो यहाँ तो हो रहा है डिप्रेशन और यहाँ हो रहा है एलिवेशन, बढ़ रहा है ना बेटा, बढ़ने को क्या कहते हैं बच्चों, एलिवेशन। तो ये हो गया T1 माइनस TB, ये बड़ा है, ये छोटे में से ये एलिवेशन निकल गया। अब इसका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं, ये है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। अब अपन करते हैं ग्राफिकल। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, according to Raoult's law, vapor pressure, according to Raoult's law, elevation in the boiling point क्या होता है, डेल TB,
according to Raoult's law, elevation in boiling point elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution. मोलैलिटी याद रखना, स्मॉल एम. बस बच्चों यहां से फिर आपके कोई टेंशन नहीं. डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम. मोलैलिटी क्या है सबको पता है. स्मॉल एम क्या है? मोलैलिटी LITY क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूट W2 मोलर मास. ठीक है ना. और ये आ जाएगा 1000 अपॉन W1. सबका पता है आपको, सबका मीनिंग नहीं तो लिखा देंगे एक बार. उससे पहले इस प्रोपोर्शनलिटी को अपन यदि हटाएं तो डेल टीबी इक्वल्स टू KB डॉट स्मॉल m. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इक्वेशन नंबर 1. व्हाट इज KB हियर? KB कांस्टेंट है बेटा, और KB को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है बच्चों. ये एलिवेशन कांस्टेंट है. m आपको पता ही है, मोलैलिटी. तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है. अब आप चाहो तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट भी आपको बता देता हूं. केल्विन केजी मोल इनवर्स. टेम्परेचर केजी पर, मोलैलिटी केजी पे निकलती बेटा, तो केजी पर मोल हो गया, और टेम्परेचर से रिलेटेड है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है. इसका एक सेकंड नाम भी है. इससे अपन जो है बेटा एलिवेशन कांस्टेंट को भी कहते हैं, और इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है. इसका एक नाम और है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी, इसी को इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको. तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. तो प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन निकालनी है कि यदि आपकी किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे डेल टीबी किसके बराबर हो जाएगा? KB. तो अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना, when मोलैलिटी ऑफ, और वो कब होगी बेटा कि यहां पर ये 1000, यहां पर 1 किलो लें या सब 1 हो, है ना. when molality of solution is unity, क्या हो? unity. then elevation in the boiling point, elevation in boiling point is called, elevation in the boiling point is called elevation constant. क्या सिंबल एलिवेशन कांस्टेंट का? KB. क्या कहेंगे उसको? KB. तो एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1. देख लो ना, ये 1 कर दीजिए, इसके बराबर हो गया ना बेटा, डेल KB के बराबर हो गया. तो ये आराम से निकाल सकते हैं. एंड पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन द इक्वेशन 1. तो शानदार फॉर्मूला आ जाएगा. और इस लेसन का हीरो कौन है? M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, वो निकल जाएगा. ठीक है ना. तो बच्चों व्हेन, या लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m in, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो डेल टीबी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? KB तो है ही है, और मोलैलिटी आपका इंतजार कर रही है. के बी थोड़ा छोटा है ना बेटा. KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. m क्या है? ये रही मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला बेटा? W2 अपॉन M2, 1000 अपॉन W1. मजा आ गया ना बच्चों. इसके अलावा देखो अपन फालतू डरते हैं, इसके अलावा चाहे कंपटीशन हो जाए, लाट साहब वो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना दुनिया में, तो फिर अपन क्यों डरे. और मैंने क्या कहा था, जनरली मोलर मास पूछा जाता है, जनरली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है M2 ये, ठीक है ना. और सबके मीनिंग, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो क्या करोगे बच्चों? M2 निकालना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ना बेटा,
तो क्या क्या रह जाएगा, ये इसके साथ वाले नीचे आएंगे, बाकी पूरे आएंगे तो के बी होगा ही होगा, ऊपर के बी दिया हुआ होगा, वहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। W2 होगा, ऊपर 1000 रखना ही है, और डेल टीपी एलिवेशन जो है दिया हुआ होगा, और नीचे क्या आ जाएगा W1। ये फॉर्मूला लग जाएगा। सबके मीनिंग बता दीजिए एक एक बार, सब चीजों के मीनिंग चाहिए। M2 बताओ, लेसन का जो हीरो है इसको क्या कहते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 3 भी यूज कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और केबी क्या है दोस्ती कराओ, केबी है बेटा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट भी मैंने बताई थी अभी, केल्विन केजी मोल इनवर्स है ना बेटा, के केजी मोल इनवर्स। फिर W2 से दोस्ती कराओ ना बच्चों, तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ होगा रे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट 1000 कोई मतलब नहीं। डेल टीवी कौन बता रहा है, यहां ले लेता हूं, डेल टीवी का मतलब बताओ ये क्या है, ये एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन है। कैसे निकलता है एलिवेशन, दिया हुआ होगा T1 माइनस TB, ये से एलिवेशन निकल जाएगा, नहीं गिवन होगा तो निकाल सकते हो। ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर और ये प्योर सॉल्वेंट का हो जाएगा। और W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो बुक का मैंने कहा था फॉर्मूला आ जाता तो अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, तो फॉर्मूला आ गया था, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जब फॉर्मूला आता है न्यूमेरिकल करते ही हैं। तो क्या है बेटा, एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी का 2.8 है, ठीक है ना एग्जांपल, और 2.7 आपके होमवर्क रहेगा, ये मैं समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ना जिस बच्चे को आ गया वो करेगा बेटा आराम से, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर करते हैं। The boiling point of the benzene is 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ है, तो TB हो गया, TB गिवन है बेटा, प्योर सॉल्वेंट का मैं 20 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है ना बेटा, ये क्या हो गया आपके 353.23 केल्विन। ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, याद करो प्योर सॉल्वेंट। ओके, आगे चलते हैं। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दिया हुआ है W2, ठीक है ना, वो दिया हुआ 1.80 ग्राम, किसका है बेटा, मोलर मास, ये मास ऑफ सॉल्यूट को पूरे चैप्टर में किससे दिखाया जाएगा, मैंने कहा था W2 से, और मोलर मास को किससे दिखाया, M2 से, जो हीरो है लेसन का। वोलेटाइल बाद डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन यानी सॉल्वेंट जिसमें अपन सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट ही हुआ, तो ये W1 हो गया 80 ग्राम, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन है यहाँ सॉल्वेंट, बेंजीन है बेटा। और उसके बाद में द बॉइलिंग पॉइंट रेज का मतलब होता है एलिवेशन, रेज मतलब बढ़ गया है, ठीक है ना, रेज टू 354.11, ये आ गया T1 354.11। और होशियार बच्चे को पता है पहले इतना था अब इतना हो गया, तो इधर एलिवेशन निकालना ना भाई, कौन मना कर रहा है, डेल्टा T इक्वल्स टू, अभी सीखा है अपन ने, T1 माइनस जो बड़ा हुआ है उसमें से कम को घटा देना है, जो ज्यादा है उसमें से कम, T1 माइनस TB, ये हो गया 354.11 माइनस ये बेटा 353.23, ये आएगा 0.88। क्या आएगा रे बच्चों, बहुत आसानी से अपन लिख सकते हैं, एलिवेशन निकाल दिया साइड में। चले आगे अपन तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओहो, ये हीरो यार, बस सब जगह हीरो ही है वास्तव में, हीरो धार नहीं रहा है M2। और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के भी दिया हुआ है बच्चों, के भी दिया हुआ है, वो है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये कांस्टेंट एलिवेशन कांस्टेंट के भी गिवन है। तो फिर आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मूला भी आसान ही था, क्या फॉर्मूला था बोलिए, तो फॉर्मूला था आपके पास क्या था, डेल टीबी, डेल्टा टीबी बराबर डेल टीबी बराबर के बी था, उसके बाद में W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W1, ये है तो सब है,
ये M2 पढ़ जाओ, डेल्टा टी भी नहीं जो M2 का फॉर्मूला हो जाएगा के बी डॉट W2000 अपॉन क्या हो जाएगा रे पप्पू, डेल टीबी और W1, बस सब इंतजार कर रहे हैं आपका। वैल्यू पुट कर देते हैं, केबी की वैल्यू ये रही 2.53 केल्विन केजी में है ना बेटा, W2 1.80। आगे चलो बच्चों, 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टीबी आपने जो अलग से निकाल दिया, ये आएगा 0.88 केल्विन है ना, और उसके बाद W1 कितना है 80 ग्राम। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व करो, गुणा भाग करना है बेटा, कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, मेहनत छोड़े नहीं, लापरवाही करे नहीं तो ही पढ़ आ जाएगा, लापरवाही तो कहीं काम आएगी नहीं। तो ये आएगा, इसका करीब आ जाएगा बेटा आपके 57 पॉइंट, सॉल्व करोगे तो 57.7 कुछ दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 58 एनसीईआरटी में। और ग्राम पर एमएल तो वैसे यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, पर ग्राम पर मोल में इसको डिनोट कर दे तो ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलर मास। ये निकल गया बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा बहुत ही आसान टॉपिक था। इसी तरह से इसी के जैसा सिमिलर टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम स्टाइल का है बेटा, और वो अपन अब इसको सॉल्व, अभी अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा, तो अब एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, अब ऐसी कैसी प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई चीज फ्रीज होती है, जमती है, यानी वो जमेगी तो क्या हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, उसमें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था दाल वाला, कि जब मम्मी दाल बनाती है उसमें नमक डाल देती तो अच्छी बनती, क्यों बनती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका बहुत एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से रिलेटेड याद रखो कि जब बर्फ वाले जो होते हैं, बर्फ लाते हैं आइसक्रीम जमाने वाले और उसमें नमक डाल देते हैं, जिससे बर्फ पिघलती नहीं है और शाम तक कुल्फी जमती रहती है। तो क्या क्यों जमती है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, उससे भी नीचे टेम्परेचर चला जाएगा तो कुल्फी बन जो है कैसे पिघलेगी, जमती रहेगी। इसी तरह से इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि कोल्ड कंट्री जो अमेरिका वगैरह होते हैं उसमें रोड को साफ करने के लिए उसमें सॉल्ट क्यों मिला दिया जाता है, नमक डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं सॉल्ट, जिससे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कब हो जाता है, तो बर्फ पिघलती नहीं और रोड साफ आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि प्योर सॉल्वेंट में आप जब नमक मिलाओगे बेटा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट पहले अपन पढ़ते हैं क्या, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर है बेटा, इट इज ए टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो लार्ज साहब, बिकम इक्वल्स टू, ठीक है ना, फेज इक्वल्स टू द इट्स वेपर फेज इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बराबर जब उसका फेज हो जाता है, क्योंकि फ्रीज होता है तो कोई चीज सॉलिड हो जाती है, तो वेपर प्रेशर जब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये होता है टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट इज वेरी लो, सॉलिड का वेपर कहां होती है, सॉलिड वेपर तो लिक्विड की होती है, तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होता है, लो, एंड इट्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इन प्योर स्टेट। तो प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है जब अपन क्या करते हैं बेटा, जो है वो सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। तो इसमें भी वही वाली बात है कि सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होता है और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कम ही होता है बच्चों, तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो सपोज अब अपन ले लेते हैं इसमें, सपोज इसका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला तैयार करते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, और यदि थोड़ा बहुत थ्योरी से समझ में नहीं आता तो ग्राफ से बहुत आसानी से समझ में क्लियर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है बेटा, सबसे पहला सपोज अपन ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वही टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर ही है, ठीक है ना, ऑफ प्योर सॉल्वेंट को ले लेते हैं, ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी बर्फ का अपन ले लेते हैं, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस का ले लेते हैं अपन TF, उसमें प्योर का T भी लिया था, इसमें TF ले लेते हैं, F और फिश नहीं है, F और फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीज है, और ये अपन पानी को मानते हुए चलते हैं, पानी कितने पे डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री पे जमता है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब अपन ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट FP, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, उसमें आप डाल दिया नमक, तो ये मान लीजिए हो गया T1,
और ये ले लेते हैं -2 डिग्री। भाई डिप्रेशन मतलब है जीरो से माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो ठीक है बेटा, तो अपन लिख देंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट अपन दिखाएंगे तो डेल टी एफ से दिखाएंगे। बताओ बड़ा कौन है, ये बड़ा जीरो बड़ा, ये तो माइनस में बेटा, तो टी एफ माइनस टी वन, ये हो गया आपके क्या डिप्रेशन। ओके, तो डेल टी एफ हो गया, इससे अपन निकाल देंगे। तो मान लीजिए डिप्रेशन कितना हुआ तो निकाल भी लेते हैं, साथ साथ में वैल्यू पुट करिए अपन ने, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, टी एफ हो गया माइनस, ये ब्रैकेट में इसका टेम्परेचर जो लो हुआ -0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस माइनस क्या हो बेटा, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 2 डिग्री का डिप्रेशन हो गया। मतलब माइनस में जो टेम्परेचर 2 डिग्री नीचे चला गया, डिप्रेशन है ये, तो इसके प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, दिखाता है। इसको अपन शो करते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से। तो ग्राफ किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो इट इज ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंट बाय प्लॉट बिटवीन, वो लिख देते हैं ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट बाय प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींच लो, ज्यादा से ज्यादा पता चल जाएगा आपके। क्या है भैया जी, ये तो है वेपर प्रेशर, ये है बच्चों टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज ना, फर्स्ट वही वाली बात है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन। ये लाइन किसके लिए है, ये है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, याद करो वही पी, ठीक है बेटा। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, कम ही होगा। अब बेटा अब अपन ले लेते हैं कि इस पे रेस्पेक्ट में, इसका पी नॉट के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या हो, टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये प्योर सॉल्वेंट का अपने वेपर प्रेशर है। अब अपन क्या डालते हैं, ये तो प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ हो गया। अब इसमें नमक डालते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कम, और वो ग्राफ इसमें मिल जाता है। उसमें जो ग्राफ थे दोनों मिल नहीं रहे थे, क्योंकि अब मैं इसमें क्या डिप्रेशन हो रहा है, पीछे बढ़ाना है ग्राफ को, तो पीछे जब बढ़ाऊंगा तो इसमें ही कम मिल जाएगा करके, तो इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या आ जाएगा T1, और ये किसके P1 के रेस्पेक्ट में, प्योर के रेस्पेक्ट में प्योर आ गया, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P1 के रेस्पेक्ट में T1 आ गया। तो बच्चों ये क्या हुआ रे, ये तो हुआ है डिप्रेशन। डेल TF बराबर क्या हो गया बेटा, डेल TF माइनस T1। देखो ये इसमें T1 पीछे है, अभी एलिवेशन पड़ा था उसमें तो था आगे, और इसमें आ गया ये पीछे है, ये डेल TF डिफरेंस ही है, क्योंकि ये डिप्रेशन हुआ है बेटा, माइनस में आया है तो पीछे गया। देखो तो ये ग्राफ इसमें आ जाएगा, ये 0 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री, तो ये -2 डिग्री हो गया, एक तरह से फ्रोजन स्टेट हो गई। ये यहाँ से तक जो ग्राफ है, ये वाला 0 से नीचे वाली कोई चीज फ्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रोजन स्टेट, मतलब जमी हुई स्टेट। फ्रोजन स्टेट भी अपन लिख सकते हैं, इन फ्रोजन स्टेट, मतलब वो भी जमा हुआ है, मेल्ट नहीं हो रहा है। ओके, और न्यूमेरिकल के लिए बहुत वो वही फॉर्मूला जो अभी अभी किया था, जस्ट रिवीजन है बेटा, वही अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्मूले की ओर, और सेम न्यूमेरिकल आपको एक होमवर्क में दिया ना, वैसा का वैसा लेसन का हीरो M2 निकालना, तो आराम से आप सॉल्व करेंगे और मुझे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, क्या है स्थिति जो। तो फ्रॉम राउल्स लॉ क्या था, फ्रॉम राउल्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डेल TF, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी स्मॉल m। ये हो गया बेटा, डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF.m। KF से दोस्ती कराओ ना बच्चों, ये होता है आपका मोलल, वो तो था एलिवेशन कांस्टेंट, ये है बेटा डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, और
ये क्या होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, वही यूनिट है और वही इक्वेशन नंबर है बेटा। वहां के भी था, बी हटाओ और एफ लगाओ, बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। और वही डेफिनेशन है, जब मोलैलिटी 1 हो, मोलैलिटी 1 हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाए, डेल टी एफ मोलैलिटी के। तो डेफिनेशन बना सकते हो, तो अपन डिफाइन कर सकते हैं डेल टी एफ के एफ को, है ना। तो अपन डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं कि ये m1 है तो ये किसके बराबर, के एफ के। तो डेफिनेशन लिखे, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या, 1 यूनिट है बेटा, यानी 1, देन डिप्रेशन in freezing point, depression in the freezing point is called depression constant, molar depression constant। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज, इसी को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का एक नाम और है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ डॉट, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला, W2 अपॉन M2, अभी तो पढ़ा है, 1000 अपॉन W1। सबको सबका मीनिंग पता है, तभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। और लेसन का हीरो कौन है, M2 आपको चमक रहा है यहाँ पर, ये लेसन का हीरो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। इस पर आपको बुक का एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2.10, 2.9 और 2.10, ये दोनों न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करके आपको तैयार रखने हैं। आप ही इनको सॉल्व करेंगे, खुद पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं प्यारे बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी हो गई है इसकी, ओके।